प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों के अभ्यास वर्ग का किया उद्घाटन। अनुशासन स्थापित करना है 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्देश्य। सांसदों को विभिन्न अहम मामलों पर भी दिया जाएगा प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़। 7 नक्सलियों के शव बरामद। AK-47 सहित नक्सलियों के पास से मिले कई अहम अन्य हथियार। सोपोर में भी सुरक्षा बलों ने किया एक आतंकी को ढेर। शोपियां में कल से जारी मुठभेड़ में जैश के अन्य आतंकी का भी किया गया खात्मा। इलाके में तलाशी अभियान जारी। मुंबई में भारी बारिश से सामान्य जनजीवन हुआ प्रभावित। मुंबई गोवा राजमार्ग पर तेज बारिश, यातायात हुआ बाधित। एक अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक असम को छोड़ पूरे देश में की जनगणना रजिस्टर होगा अपडेट। देश भर में जनसंख्या रजिस्टर और आवासीय गणना के लिए होंगे क्षेत्रीय कार्य। और खेल की खबरों में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष युगल सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी सात्विक सिराज और चिराग शेट्टी का कोरिया के ही कोसुंग हुइन और शिन बैक चियोल से होगा मुकाबला। और फ्लोरिडा में होगा भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला T20 मुकाबला। विश्व कप में सेमीफाइनल मुकाबले में हारने के बाद भारतीय टीम का यह होगा पहला मुकाबला। नमस्कार, इस वक्त की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं प्रकाश और खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाजपा सांसदों के अभ्यास वर्ग का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्देश्य अनुशासन स्थापित करना और पार्टी के सांसदों को विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर प्रशिक्षण देना है। भाजपा के सांसदों की कार्यशाला में उद्घाटन सत्र को मिलाकर 2 दिन में कुल 9 सत्र होंगे। उद्घाटन सत्र के बाद पहले सत्र में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा ने संबोधन किया, जबकि शाम को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह संबोधित करेंगे। 2 दिनों के सांसदों की कार्यशाला के समापन सत्र को PM मोदी संबोधित करेंगे। अलग अलग सत्रों के दौरान भाजपा की विचारधारा, संसदीय प्रक्रिया, नए भारत की संकल्पना, संगठन, सांसदों के अनुभव, सोशल मीडिया आदि जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में अलग अलग विषयों पर कई सत्र होंगे। उनमें सांसदों को संसद के अंदर और बाहर कैसा व्यवहार होना चाहिए उसके बारे में बताया जाएगा। उसके साथ साथ जनता के बीच जाकर कैसे जन सरोकार के मुद्दों के माध्यम से जनता से जुड़ना चाहिए उस पर भी जानकारी दी जाएगी। जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्रों के समस्याओं को संसद में कैसे रखना चाहिए उसको लेकर भी बात की जाएगी। और जनता के बीच रहकर उनके काम करते हुए पार्टी की विचारधारा को कैसे आगे बढ़ाना है उस पर भी अभ्यास वर्ग में जानकारी दी जाएगी। और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले के महाराष्ट्र सीमा से पास लगे शेरपार और सीताकोटा के बीच पहाड़ियों पर आज सुबह से मुठभेड़ जारी है। इससे पहले थाना बागनदी के अंतर्गत आने वाले इस इलाके में माओवादियों के होने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर जिला बल, DRG और CAF की पार्टी रवाना की गई थी। इसी दौरान सुरक्षा बलों की भिड़ंत नक्सलियों के साथ हुई, जिसमें 7 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। इनके शव भी बरामद किए गए हैं। माओवादियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। इनमें AK-47, 303 राइफल, 12 बोर बंदूक, सिंगल शॉट राइफल सहित कई अन्य गोला बारूद भी बरामद किए गए। इस मुठभेड़ में काफ़ी लोगों के मारे जाने की माओवादियों की संभावना है। 7 डेड बॉडी अब तक फोर्सेस ने रिकवर की है। ऑपरेशंस चल रहा है, अभी ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है। एक AK-47, एक कार्बाइन, 3 303 और इसके अलावा अन्य वेपन्स बरामद हुए हैं। और सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता है। उस इलाके की घेराबंदी करने के लिए और भी एक्स्ट्रा फोर्स भेजा गया है। और छत्तीसगढ़ के ही सुकमा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के द्वारा लगाए गए IED को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। नक्सलियों ने बड़ी साजिश के तहत 10-10 किलो के 3 IED बरामद किए।
जिले में शहीदी सप्ताह के दौरान सुरक्षा बलों ने उनकी ये साजिश नाकाम की है। सीआरपीएफ 228 वाहिनी और जिला पुलिस बल ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर 3 आईईडी बरामद किए हैं। उधर जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। कश्मीर के सोपोर में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। इलाके में सर्च अभियान जारी है। वहीं शोपियां में कल से जारी मुठभेड़ में जैश के आतंकी के भी मारे जाने की खबर है। इस सैन्य कार्रवाई में सुरक्षा बल का एक जवान शहीद हो गया है। और वहीं जम्मू कश्मीर के राज्य की राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात के दौरान राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि कश्मीर में जारी अफवाहों पर कोई ध्यान न दें। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने उनको कश्मीर की स्थिति के बारे में उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि राज्य में सुरक्षा को ध्यान में रखकर सभी कदम एहतियातन उठाए गए हैं। अमरनाथ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए जारी की गई एडवाइजरी को लेकर राज्यपाल ने कहा कि राज्य में सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि यात्रियों को जल्दी वापसी की सलाह सिर्फ एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है। वहीं एयर इंडिया ने मौजूदा हालात को देखते हुए हवाई यात्रियों को सौगात दी है। 15 अगस्त तक श्रीनगर आने जाने वाले यात्रियों को टिकट रद्द या यात्रा की तारीख बदलने पर किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। और वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की 43 दिनों तक चलने वाली मचाइल माता यात्रा को सुरक्षा कारणों से आज रोक दिया गया है। साथ ही लोगों से यात्रा शुरू नहीं करने या जो लोग रास्ते में हैं उनसे वापस लौटने को कहा गया है। मचाइल माता यात्रा 25 जुलाई को शुरू हुई थी और 5 सितंबर तक इसे खत्म होना था। देश भर से हजारों श्रद्धालु यात्रा के दौरान खूबसूरत पतदार पहाड़ी घाटी को देखने आते हैं, जो नीलम की खानों के लिए भी मशहूर है। श्रद्धालु 30 किलोमीटर के मुश्किल रास्ते को तय कर किश्तवाड़ के मचाइल गांव में दुर्गा माता मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सलमान जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर की सभी स्थितियों की जानकारी को लेकर। सलमान, सबसे पहले यही कि जो मुठभेड़ चल रही थी उससे संबंधित क्या अपडेट है? देखिए, ये 2 मुठभेड़ चल रही थी, एक सोपोर में और एक शुपिया में। शुपिया में कल से ये मुठभेड़ चल रही है। वहाँ जो एनकाउंटर चल रहा है, वहाँ का लेटेस्ट अपडेट है कि इस एनकाउंटर में अब तक 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। एक का नाम जीनतुल इस्लाम था और जो जैश से ताल्लुक रखता था, और दूसरा जो मिलिटेंट था उसका नाम मंजूर भट्ट है, जिसका कि एचएम के साथ ताल्लुक बताया जाता है। और इसके अलावा कल एक जो भारतीय सेना से एक ताल्लुक रखने वाले एक सिपाही को गोली लगी थी, जो बाद में जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। सोपोर में, ये नॉर्थ कश्मीर में, वहां पे नौपुरा इलाके में एक एनकाउंटर चल रहा है। वहां पे अब तक की जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, वहां पे एक मिलिटेंट मारा गया है और एक जो सिक्योरिटी पोस्ट पर्सनल है उनको गोली लगी है और जख्मी हुए हैं। लेकिन अभी तक ये नहीं बताया जा रहा है कि जख्मों की उनकी हालत कैसी है और वो किस हालत में है। बिल्कुल। और अगर बात की जाए जिस तरह से एडवाइजरी जारी की गई है, तो राज्य में इस वक्त किस तरह का माहौल है? क्या लोगों का वापसी का सिलसिला, जो पर्यटक आए थे, और इससे मुताबिक क्या खबरें? देखिए, जो पर्यटक यहाँ पे थे और जो यात्री थे, उनको निकालने के लिए जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और एयरलाइंस ने काफी उनके लिए इकदाम किए थे। जो एयरलाइंस हैं, डीजीसीए ने कहा था एयरलाइंस को कि वो रिशेड्यूलिंग के लिए चार्ज न लें इनसे, तो उसके रिशेड्यूलिंग के लिए यात्री से या टूरिस्ट से चार्ज न लें। और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने बसेस और बाकी चीजों का भी यूज किया है, बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं उनको निकालने के लिए यहाँ से। कल जो एडवाइजरी थी जिसमें कहा गया था कि जो टूरिस्ट और अमरनाथ यात्रा पे आए हुए लोग थे उनको कहा गया था कि आप अपना जो विजिट है इसको अननेसेसरली एक्सटेंड न करें, और एडवाइजरी
गई थी कि आप जल्द से जल्द ही यहाँ से निकलने की, क्योंकि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिनार कॉर्प्स के कोर कमांडर और डीजीपी पुलिस ने खुलासा किया था कि टारगेट किए जा सकते हैं टूरिस्ट और यात्रियों को। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक एडवाइजरी निकाली गई स्टेट होम डिपार्टमेंट की तरफ से। जी, तो कल जो जी सर, एडवाइजरी के चलते हुए काफी जो माहौल था वो काफी पैनिक की माहौल हो गया। इवन यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, लोकल पॉपुलेशन, क्योंकि उनको लगा कि शायद इसका जो पिछले दिनों से रूमर्स थे कि आर्टिकल 35A या आर्टिकल 370 के मुतालिक चेंज हो रही हैं और हालात खराब हो सकते हैं, तो इनकी वजह से काफी पैनिक जो यहाँ पे सिटीजन्स में रहा। तो ATMs, ग्रोसरी शॉप्स और पेट्रोल पंप्स के सामने काफी लंबी कतारें देखी। लेकिन जब सरकार ने और खासकर राज्यपाल ने जब ये बातें कही कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है और सभी चीजें जो है सामान्य तरीके से चलनी चाहिए, अफवाहों पर ना ध्यान दिया जाए, तो क्या इसका असर अब लोगों पे दिख रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत आज दिन में कल शाम से कंपेयर किया जाए तो आज दिन में काफी कम पैनिक है, लेकिन फिर भी लोग अभी पूरी तरह मुतमईन नहीं है। गवर्नर से दोनों जो बड़ी पार्टीज हैं यहाँ पे वैल्यू बेस्ड हैं, PDP और NC। PDP कल शाम को मिली, उनके साथ सज्जाद गनी लॉन भी थे और शाह फैसल भी थे और इमरान रजा अंसारी भी थे, जो कि काफी बड़े लीडर्स हैं। वो कल रात को मिले और आज सुबह नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वाइस प्रेसिडेंट है उमर अब्दुल्ला, उनकी रहनुमाई में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स मिले आज गवर्नर से। तो दोनों टाइम पे जो गवर्नर हाउस से जो प्रेस रिलीज निकला है या जो निकली है, उसमें उन्होंने कहा है कि बेसिक जो दोनों में ये है कि जो ये फोर्सेस की मूवमेंट है एक रूटीन सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये जो कोई मॉडिफाई किया जा रहा है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद सलमान, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इन तमाम जानकारी को हमारे से साझा करने के लिए। यहाँ पे रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए DG न्यूज के साथ। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा, पहले करो शुरुआत करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो तो वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। 30 रुपए दे दो। पर MRP के हिसाब से तो सिर्फ 24 रुपए हुए। MRP को छोड़ो, ठंडा करने के लिए बर्फ भी तो लगता है। पर आप MRP से ज्यादा नहीं ले सकते, ये गलत है। जी हाँ, MRP जानना हर ग्राहक का हक है। अगर कोई दुकानदार MRP से अधिक डिमांड करे तो उसके खिलाफ अपने राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग में शिकायत करें। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। आपका लेटर। सबरेम नमस्ते, हम हैं प्रेस, जो आपके बच्चे को कर देते हैं प्रेस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना? ब्रेक के बाद होगा फिर से आपका स्वागत। मुंबई के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है, जिसके कारण मुंबई की रफ्तार थम सी गई है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के कई हिस्सों में जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 से 5 अगस्त तक विशेष रूप से कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के कई अन्य इलाकों में भारी रेड अलर्ट जारी है।
और महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से मुंबई गोवा हाईवे पर रायगढ़ में भूस्खलन की घटना सामने आई है। इस मार्ग पर फिलहाल यातायात बाधित है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मुंबई और महाराष्ट्र की स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी के साथ शिशिर सेलार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिशिर, इस वक्त क्या स्थिति, क्या अभी भी मुंबई में बारिश हो रही है और आसपास के इलाकों में? देखिए बिल्कुल, हालांकि ओपी सुबह के वक्त बारिश का जोर ज़्यादा था, लेकिन हालांकि अब बारिश जो है कम होती दिखाई दे रही है यहाँ पर। इसीलिए जो व्हीकल मूवमेंट है सड़क पर अगर देखा जाए, यातायात है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ हम बात करें रेलवे की, जो कि लाइफ लाइन कही जाती है, तो ऐसे में सुबह के वक्त अगर देखा जाए तो मुंबई से जुड़े हुए जो इलाके हैं, चाहे वो ठाणे, कल्याण की हम बात करें, यहाँ पर जो है जल भराव के कारण ट्रैक पर पानी आ गया था और इसी में जो ट्रेन थी उनकी यातायात कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही थी। लेकिन हालांकि अब पानी जो है ट्रैक से निकल चुका है, इसलिए ट्रेन की यातायात शुरू है, लेकिन तकरीबन 25 से 30 मिनट की देरी इसमें। इस वक्त मैं आपको मुंबई का वर्ली इलाका ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। समुद्र इस वक्त काफ़ी उफान पर है, हालांकि हाई टाइड कहा गया था। सुबह का तकरीबन दोपहर का वक्त है, 2:20-2:30 को जो है हाई टाइड कहा गया था। इसलिए मुंबई का जो कोस्ट लाइन एरिया है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, काफ़ी ऊंची यहाँ पे लहरें इस वक्त देख पा रहे हैं। हालांकि इसमें अगर एक बात करें तो बारिश थमी होने के कारण अभी ज़्यादा कोई दिक्कत जो है मुंबई वासियों के लिए नहीं है, क्योंकि अगर बारिश इसी तरह से कंटिन्यू होती तो जाहिर सी बात है ऐसे में जल भराव की स्थिति और बढ़ सकती थी, चिंताजनक स्थिति होती मुंबईकरों के लिए। लेकिन अब इस वक्त देखा जाए तो बारिश हालांकि इस वक्त पूरी तरह से थम चुकी है, लेकिन कुछ इलाके जहाँ पे बारिश इस वक्त ज़रूर है। ठाणे की हम बात करें, सबसे ज़्यादा बारिश सुबह से ठाणे इलाके में हुई है और इसीलिए ठाणे के जो कुछ इलाके हैं, चाहे फिर वृंदावन सोसाइटी की हम बात करें, संभाजीनगर की बात करें, यहाँ पर रिहायशी इलाकों में पानी गया था। हालांकि अब वहाँ से पानी निकल चुका है और जो सरकार है वहाँ पर, उन्होंने अगर देखा जाए डिजास्टर मैनेजमेंट की जो लोग हैं वहाँ पर वो मुस्तैद थे और इसीलिए इन सभी इलाकों से पानी जो है निकाल दिया गया। हालांकि लोग अगर देखे जाए तो इस बारिश का लुत्फ उठाने के लिए जो सी लाइन एरियाज है, स्पेशली जहाँ पे हम खड़े इस वक्त वर्ली सीफेस यहाँ पर आ चुके हैं। चूंकि ये शनिवार का दिन है इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है रास्तों पर, ट्रेन में ज़्यादा लोग नहीं है, शनिवार रविवार छुट्टी होने के कारण। लेकिन बावजूद उसके बारिश का लुत्फ उठाने के लिए लोग मुंबई का वह यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन आने वाले अगर देखा जाए 24 घंटे मुंबई के लिए और साथ ही साथ जी शिशिर, मैं यही सवाल करने जा रहा था कि जिस तरह की मौसम विभाग की भविष्यवाणी है उसके मुताबिक शनिवार रात और रविवार को भी भारी बारिश की जो है आशंका जताई गई है। तो जिस तरह से हमने देखा कि शुक्रवार से जो बारिश हुई, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश हुई, कई इलाकों में जल भराव की समस्या हो गई, तो क्या तैयारियां आगे के लिए हम समझ सकते हैं? बिल्कुल, हालांकि आने वाले 24 घंटे काफ़ी क्रूशल रहेंगे और इस प्रकार का अनुमान जो है IMD की तरफ से भी दिया गया और इसीलिए जो भी इलाके हैं, चाहे फिर मुंबई की हम बात करें, थाने की बात करें और साथ ही साथ कोस्टल रीजन की हम बात करें, तो यहाँ पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से और साथ ही साथ जिला प्रशासन को भी निर्देश दिए गए कि आप भी जो है पूरी इस वक्त जो स्थिति है उस पर निगाहें रखें और इसीलिए कहीं ना कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट का है या फिर हम बात करें NDRF की टीमें या फिर अन्य जो प्रशासनिक महकमा है वो भी इस पे काम पे लगा दिया गया है। हालांकि हमने एक खबर देखी इससे पहले कि जो मुंबई गोवा हाईवे है वहाँ पर जो है लैंडस्लाइडिंग के कारण रास्ता जो है बंद हो चुका है, तो ऐसे में ऐसे कई सारी घटनाएं हो सकती है और इसीलिए जो है फोर्स को अलर्ट पे रखा गया और साथ ही साथ जो मैनेजमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट, उनको भी ये कहा गया कि इन सभी चीज़ों पर निगरानी रखें। और साथ साथ मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में प्रशासन की तरफ से लोगों को कहा गया है कि अगर ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। और उसके साथ अगर देखा जाए जो लो लाइन एरियाज है, चाहे फिर मुंबई की हम बात करें या फिर अन्य रीजन्स की, वहाँ पर भी जो है पंपिंग स्टेशन बिठाए गए प्रशासन की तरफ से, चूंकि अगर जल भराव होता है तो जल्द से जल्द वहाँ से पानी जो है उसको निकाला जा सके। बिल्कुल जी शिशिर, एक और यातायात के बारे में थोड़ा और ज़्यादा बताएं कि जिस तरह से ये खबरें थी कि ट्रेनें जो हैं लंबी दूरी की उनको रद्द नहीं किया गया है, डिले चल रही हैं, देर से चल रही हैं भले ही, इसके बारे में और इसके अलावा जो हवाई यातायात है उसके बारे में क्या अपडेट? हालांकि ओपी अगर हवाई यातायात की बात करें तो एयर ऑपरेशंस इस वक्त अगर देखा जाए फ्लाइट टेक ऑफ लैंडिंग स्मूथली मुंबई में इस वक्त शुरू है, लेकिन जहां तक बात करें ट्रेन्स की
हालांकि सुबह ज़्यादा बारिश होने के कारण, जैसे मैंने कहा कि कल्याण, मुलुंड, थाने जैसे कुछ स्टेशन है जहां पर पानी भर गया था और ऐसे में ट्रेन का यातायात वहां पे काफ़ी दिक्कत हो जाती है चूंकि प्लेटफॉर्म पर पानी आने के कारण, और इसीलिए ट्रेन की यातायात धीमी गति से चल रही थी। हालांकि पानी अब इन स्टेशन से निकल चुका है, लेकिन हालांकि डिले बताया जरूर जा रहा है। जो लोकल ट्रेन की हम बात करें तो तकरीबन 25 से 30 मिनट की देरी है लोकल ट्रेन में हो रही है इस वक्त। और जहाँ तक बात करें हम खासतौर पर लंबी दूरी की ट्रेन की, तो वो हालांकि अपने तयशुदा वक्त से थोड़ी से धीमी गति से चलने की संभावना जताई जा रही है यहाँ पर। जीओपी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर इन तमाम अपडेट्स को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे कुछ और खबरों की तरफ। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि देश भर में जनसंख्या रजिस्टर और आवासीय गणना के लिए क्षेत्रीय कार्य किए जाएंगे। स्थानीय रजिस्टर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सामान्य तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी जुटाने के लिए असम के अलावा देश भर में घर घर जाकर 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच ये गणना की जाएगी। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के नए महानिदेशक अरुण कुमार झा ने कहा है कि विश्वसनीयता के साथ बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करना परिषद की जिम्मेदारी है और इस दिशा में परिषद लगातार अपने हितधारकों के साथ काम कर रहा है। इकोनॉमी में उत्पादकता बढ़ाना जो है ना, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण एक टारगेट है समझिए कि, और इकोनॉमिक सर्वे में भी इस बार और बजट में भी उत्पादकता पर ध्यान दिया गया है। तो ये नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो है इसका नाम ही है और इसका काम भी यही है। 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के तीसरे चरण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गिनी में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले भारत और गिनी के बीच पारंपरिक चिकित्सा पद्धति, ई विद्या भारती, ई आरोग्य भारती, ई VBAB नेटवर्क परियोजना और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने समकक्ष के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय क्षेत्रों में आपसी हितों के मुद्दों पर व्यापक स्तर पर चर्चा की। दोनों देशों ने राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसकी समकालीन वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए सुधार की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। भारत और गिनी ने हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने और इसके खात्मे के लिए एकजुट वैश्विक कार्रवाई मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र में चीन के नए राजदूत झांग जून ने अमेरिका के साथ आपसी व्यापार से जुड़े मुद्दों पर जारी तनाव को लेकर अमेरिका को चेतावनी दी है। झांग ने चीन की स्थिति को साफ करते हुए कहा है कि अमेरिका जो भी कदम उठाएगा, चीन उसी लहजे में उसका जवाब देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल चीन से आयातित होने वाले सामानों पर 10% अतिरिक्त कर लगा दिया था। उसी के बाद चीन के राजदूत ने चेतावनी भरा बयान दिया है। चीन के नए राजदूत ने अमेरिका के इस फैसले को गैर जिम्मेदाराना और मूर्खतापूर्ण कदम करार दिया है। यमन में सेना के सैन्य अड्डे पर अलकायदा के हमलावरों की गोलीबारी में 19 सैनिकों की मौत हो गई है। हमलावरों ने अबियान प्रांत के अल महफाद सैन्य अड्डे पर उसे निशाना बनाया और सैन्य अभियान से पहले घंटों तक वहीं छिपे रहे। जिहादियों से मुठभेड़ में सैनिकों की मौत हो गई। अलकायदा के बंदूकधारियों ने अदन में बृहस्पतिवार को हुए बम धमाके का फायदा उठाकर अल महफाद सैन्य अड्डे पर हमला किया और सैनिकों से मुठभेड़ की। खेल की खबरों की बात करें तो थाईलैंड ओपन प्रतियोगिता में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक सिराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुष युगल के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल मैच में दक्षिण कोरिया की जोड़ी को 3 गेम तक चले मुकाबले में 21-17, 17-21, 21-19 से हराकर अंतिम 4 में प्रवेश कर लिया है। आज होने वाले सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना कोरिया के ही सुंग हुएन और शिन बैक चियोल के साथ होगा। और क्रिकेट विश्व कप के बाद भारतीय टीम अब वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में ताल ठोकने के लिए तैयार है। 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज लाहौर हिल में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट के नए सीजन में मेन इन ब्लू की टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ
T20 से अपनी क्रिकेट जर्नी को एक बार फिर से ग्रिप देने के लिए तैयार है। महेंद्र सिंह धोनी के बगैर ये दौरा टीम के कप्तान विराट कोहली के लिए बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी रणनीति की असली परख इसी दौरे से निकलकर सामने आएगी। पिछले कुछ दिनों से टीम के अंदर से निकली तमाम नेगेटिव खबरों को दरकिनार कर विराट की सेना फ्रेश मूड के साथ कैरिबियाई टीम को चुनौती देने उतरेगी। ओपनर के तौर पर रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी होगी, तो श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत की भूमिका भी देखने को मिल सकती है। फिर कप्तान विराट कोहली का बल्ला तो है ही विरोधियों को जवाब देने के लिए। गेंदबाजी में बुमराह और शमी के बगैर इस डिपार्टमेंट का जिम्मा भुवनेश्वर कुमार और खलील अहमद के कंधों पर होगा। हालांकि बड़ी बात यह होगी कि प्लेइंग 11 को चुनने में विराट यंगस्टर्स और अनुभव के साथ किस तरह से आगे बढ़ते हैं। वहीं वेस्टइंडीज की बात करें तो टीम इस फॉर्मेट में जबरदस्त परफॉर्मेंस देती आई है और T20 विश्व कप की मौजूदा चैंपियन है। टीम के पास कार्लोस ब्रेथवेट, कीरोन पोलार्ड और आंद्रे रसेल की तिकड़ी है, जो अगर चल जाए तो विरोधी खेमे को हार का दर्द देने में ज्यादा देर नहीं लगाती। हालांकि इन दोनों टीमों के बीच पिछले 5 मैचों का लेखा जोखा देखा जाए तो 3 में भारत को जीत मिली है, जबकि एक मुकाबला वेस्टइंडीज ने जीता है तो एक बेनतीजा रहा है। तो विश्व कप के बाद नए सीजन के इस क्रैकर मुकाबले के लिए क्रिकेट प्रेमियों की नजरें गड़ी रहेंगी और जोश का नया रंग निकल कर सामने आएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और आज हरियाली तीज है। महिलाओं के लिए इस पर्व का खास महत्व होता है। तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए दिन भर व्रत उपवास रखती हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।